हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे। तो आज डेट है 2 अप्रैल 2025। तो द इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं आज क्या क्या आर्टिकल निकला है और फिर उसी पे डिस्कशन करेंगे। चलिए आज पहला आर्टिकल देखते हैं। तो पहला आर्टिकल है गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस वक्फ बिल इन हाउस टुडे, अपोजिशन से बुलडोजिंग एजेंडा। 22 India bloc parties decide to take part in discussion voting on bill। तो आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने वाला है, पर अपोजिशन इसको बुलडोजिंग एजेंडा बोल रहे हैं। और जो अपोजिशन पार्टी ने आज जो अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस, उसमें से 22 जो पार्टी है वो आज डिस्कशन का पार्ट होंगे और फिर वोट के या तो सपोर्ट में या तो फिर अगेंस्ट में वोट करेंगे। तो क्या है ये? The government will be introducing the continuous Waqf Amendment Bill on Wednesday, 2 days before the budget session on April 4, ignoring the opposition protest। तो 4 तारीख को जो बजट सेशन आने वाला है उससे 2 दिन पहले गवर्नमेंट है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश करेगी, इसके बावजूद कि अपोजिशन इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है, accusing the government of bulldozing through its agenda and ignoring issues they wanted to raise in parliament. A united opposition walked out of the business advisory committee meeting which was held Tuesday to decide allocation of time for discussion in Lok Sabha for the rest of the session। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट पे बुलडोजिंग एजेंडा चलाने का एक्यूजेशन लगाई और चाहती थी कि इसको उठाया जाए पार्लियामेंट, बट ये जो सिचुएशन था इसका कोई मतलब पार्लियामेंट में उठाया नहीं गया। तो इसके लिए जो अपोजिशन है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो मीटिंग हो रहा था जिसमें ये डिस्कस होना था कि जो बिल पेश होगा तो किस पार्टी को, सेंट्रल पार्टी या अपोजिशन पार्टी को कितने देर बात करने का या डिस्कशन करने का मौका दिया जाएगा। तो वहाँ से ये लोग वॉकआउट हो गए, यानी छोड़ के चले गए। The opposition party called bill an assault on the constitution। अपोजिशन पार्टी ने इसे असॉल्ट बोला है, मतलब हमला करना बोला कॉन्स्टिट्यूशन पे। However, later in the evening, a meeting of 22 India Bloc Party decided to take part in discussion and voting on the bill on Wednesday। तो बाद में जो मीटिंग हुआ इवनिंग में, उसमें 22 एनडीए जो ब्लॉक पार्टी है उसने इस डिस्कशन में पार्ट लेने का, वोटिंग करने का फैसला लिया है। All the 22 party in the India bloc have decided to take part in discussion and vote against the bill। We hope the government does not do any mischief। तो उन्होंने इसमें फैसला लेने का मतलब पार्ट लेने का और इसके अगेंस्ट पे वोट करने का फैसला लिया है। तो थोड़ा सा अब इसको डिटेल में देखते हैं। जो वक्फ संशोधन बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वो आज 12 बजे पेश होना है लोकसभा में। कहाँ पे? एट लोकसभा, ठीक है। तो और इसमें जो स्पीकर है ओम बिरला स्पीकर, तो उन्होंने इस चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया है to 8 hours to discuss on this topic। ठीक है। तो एनडीए को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनडीए को बहस में बोलने के लिए 4 घंटे 30 मिनट का समय मिला है और जो बाकी जो विपक्ष के नेता हैं वो बाकी जो बचा हुआ समय है 3.5 घंटे उसमें बोलेंगे। तो लोकसभा में बहस के लिए जो एनडीए की तरफ से है वो मतलब जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, टीडीपी है और ऐसे बहुत सारी पार्टियां इसमें हिस्सा लेंगी। तो जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू ने कहा कि हम बिल पर चर्चा करना तो चाहते हैं और सभी राजनीतिक दलों पर इससे बोलने का अधिकार है, तो वो आए, पार्टिसिपेट करें, बोले। क्योंकि अगर वो
जब बिल पेश होता है तो फिर वोटिंग होता है कि अगर वोटिंग पक्ष में हुआ तो बिल पास होगा, अगर पक्ष में नहीं हुआ तो बिल पास नहीं होगा। तो इसके लिए चाहिए वोटिंग होना। पर अगर अपोजिशन अगर वॉकआउट करेंगे वोटिंग तो होगा नहीं, तो अगेंस्ट में तो कोई वोट जाएगा नहीं, तो फिर ये बिल पास हो सकता है। पर इसके लिए अपोजिशन को होना भी ज़रूरी है। तो ये देखते कि बिल में क्या आने वाला है, पुराना क्या था और नया क्या था। वक्फ बोर्ड जो ओल्ड लॉ था उस पर क्या था और न्यू में क्या है। ठीक है, पुराने में जो था वो सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता था। अपील ओनली इन वक्फ ट्रिब्यूनल। पर जो नया आने वाला है उसमें क्या है, तो इसमें है नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा अपील ऑन रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा। दूसरा क्या है, तो उस वक्त पहले था कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता था। पर जो नया आएगा तो इसमें जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या था, मतलब किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की संपत्ति हो जाती थी। प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इस्लामिक एक्टिविटीज और मस्जिद इज रिलेटेड टू वक्फ। पर अब ऐसा, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो तब तक से चाहे उस जमीन की मस्जिद ही क्यों ना हो वो वक्फ की संपत्ति ना नहीं होगी। प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू वक्फ until it is given to them। चाहे उस पर मस्जिद ही क्यों ना या कोई इस्लामिक एक्टिविटी ही क्यों ना हो रहो, जब तक वो दान में नहीं दी जाएगी वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। फिर एक था कि वक्फ बोर्ड में मतलब कोई भी वुमेन और कोई भी दूसरे ही मतलब अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी। पर अब जो नए बिल में आने वाला है उसमें क्या है, 2 वुमेन हो सकती है और 2 पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन इस बोर्ड का हिस्सा रहेंगे। तो जो ये बिल है इसके आने से कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। तो पॉजिटिव में क्या होगा, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, या तो फिर अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए जवाबदाही हो जाएगी कि हाँ कि अब हम हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, तो जिससे डायरेक्टली चीज़ किसी पे थोपा नहीं जाएगा।
फिर अतिक्रमण और जो अतिक्रमण है या भूमि विवाद है उस पर रोकथाम होगा, क्योंकि अभी जो होता है कि वक्फ बोर्ड ने किसी पे बोल दिया कि ये ज़मीन उनकी संपत्ति है तो उन्हें वो खाली करना पड़ेगा, आप कहीं और नहीं जा सकते। तो बिल आने के बाद ये चीज़ें रुक जाएंगी और वक्फ संपत्तियों का उपयोग कुछ अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी वक्फ संपत्ति जो किसी और की होगी या तो फिर उस पर प्रॉब्लम चल रहा होगा, तो वो सब ज़मीनें कुछ अच्छे कामों के लिए या तो फिर टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ यूज हो सकता है। पर इसका जो निगेटिव एस्पेक्ट है वो क्या है, तो इसमें बोला जा रहा है जो माइनॉरिटीज़ है उनका जो अधिकार है उनको छीना जा रहा है, जो कि आर्टिकल 26 में है कि माइनॉरिटीज़ का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो वक्फ बिल नया लाके लग रहा है कि जो माइनॉरिटीज़ का अधिकार है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें सरकारों द्वारा नियंत्रण बढ़ने का खतरा है। जैसे कि कोई चीज़ कोर्ट के कंट्रोल में आ गई तो उस लोगों को लग रहा है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इन पे कंट्रोल कर देगी, और जो बिल आ रहा है उसमें कानूनी अस्पष्टता और भविष्य की चुनौतियां बहुत है कि इसका करेंगे क्या क्या हो सकता है। और तब आते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला क्या है, इंडिया फाइनलाइज यूएस ट्रेड डील्स ट्रम्प से दिल्ली ड्रॉपिंग टैरिफ। A day before the US reciprocal tariff kicks in on April 2, India has agreed to the terms of reference for the bilateral trade agreement with the US following the intervention from the Prime Minister office. तो ट्रम्प ने कहा कि जो 2 अप्रैल से वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले सभी देशों पे, मतलब जैसे को तैसा टैरिफ, जो जिस देश का जितना टैरिफ होगा उतना ये भी लगाने वाले हैं। तो उससे पहले जो इंडिया है वो अपना टैरिफ कम करने पर राजी हो गया है, ऐसा ट्रंप ने बोला कि उसे पीएमओ ऑफिस से खबर आया है। The TOR outlines the framework of the BTA and typically require clearance from the highest political office before negotiation begins. The PMO is keen on a swift finalization of the deal, a senior government official told the Indian Express. तो भारतीय सरकार की इस पे अभी बात करना चाहती है कि डिटेल में क्या प्रोसेस है, कैसे नेगोशिएट करेंगे सब, पर अब तक इंडिया की तरफ से कुछ फाइनल रिस्पॉन्स नहीं आया है इसमें। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्यूसडे को बोले कि इंडिया टैरिफ कट करने मतलब चाहता है, जिससे जो उन पे जो टैरिफ लगने वाला था वो अब कम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, आई हर्ड दैट इंडिया इज गोइंग टू बी ड्रॉपिंग इट्स टैरिफ सब्सटेंशियली, ए लॉट ऑफ कंट्रीज आर गोइंग टू ड्रॉप देयर टैरिफ, Trump said during the White House press briefing. A query to the Commerce and Industry Ministry spokesman did not elect a response till late evening. तो मतलब भारत की तरफ से लेट इवनिंग तक कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं आया कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया है कि इंडिया सच में ऐसा चाहता है कि ये बस र्यूमर्स है। Putting pressure on India and other trading partners, the US Trade Representative also raised a range of concern in its report foreign trade barriers. तो इंडिया पे प्रेशर बनाया जाता है कि कम करें और बाकी देशों को भी, ताकि यूएस के साथ रिश्ते अच्छे हो, यूएस किसी चीज़ पे दोबारा कंसेशन ना लगा, टैक्स ना लगा दे। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया ने 2 अप्रैल से दुनिया भर में जैसे टैक्स लगाने को कहा है, मतलब रेसिप्रोकल टैक्स फ्रॉम 2 अप्रैल लगाने को कहा है। इस बीच ट्रम्प ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ को काफ़ी हद तक कम करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कई देश अपने टैरिफ को कम कर देंगे और क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका के साथ वो लोग गलत कर रहे हैं।
यूरोपीय संघ भले ही पहले अपने टैरिफ को 2.5% तक घटा चुका है, यूरोपियन यूनियन ने अपने टैरिफ को 2.5% तक रिड्यूस कर दिया है। मुझे हाल ही में पता चला कि भारत भी अपने टैरिफ को काफ़ी हद तक घटाने जा रहा है। दरअसल ट्रंप ने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे का नाम दिया है। ट्रंप डिक्लेयर्स 2 अप्रैल एज लिबरेशन डे। इसी दिन से वे भारत समेत कई अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। वहीं पे चीन, साउथ कोरिया एंड जापान इसके खिलाफ है और एकजुट हो गए हैं कि ये अपना टैरिफ कम नहीं करेंगे, चाहे अमेरिका इन पर कितनी टैरिफ लगा दे। चीनी स्टेट मीडिया CCTC से जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ से किए गए पोस्ट में ऐसा दावा किया गया है। अब आते अगले पे। Trump admin begin massive layoff in health department, looks to fire 10,000. The employee across the massive US Health and Human Service Department began receiving notice of dismissal Tuesday in an overhaul ultimately expected to lay off up to 10,000 people. तो जितने भी वहाँ पे हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज में काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको ट्यूसडे को नोटिस मिला कि उनके डिसमिसल का, कि उन्हें उनके काम से हटा दिया गया है, जो कि अप्रोक्स अब 10,000 लोगों को ले ऑफ करने की प्लानिंग में थे। The notice came just a day after President Donald Trump moved to strip workers for their bargaining rights at HHS and other agencies throughout the government. ये फैसला जस्ट एक दिन बाद आया जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो HHS के वर्कर्स हैं उनसे मिले और बाकी के भी कुछ हेल्थ एजेंसीज हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। जस्ट उसके बाद ये फैसला आया कि वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ से 10,000 वर्कर्स को नौकरी से निकालेंगे। एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, द वर्ल्ड्स लीडिंग हेल्थ एंड मेडिकल एजेंसी, द layoff occurred at its new director जय भट्टाचार्य began his first day of work. तो जो वहाँ के नए जो डायरेक्टर हैं जय भट्टाचार्य, तो उन्होंने पहले दिन अपना काम पे पकड़ा, तभी उसी दिन ये ले ऑफ का शुरू हो गया, क्योंकि वो चाहते कि जो डिपार्टमेंट है उनका उनको उसे फिर से बनाया जाए, नए भर्ती किया जाए, पुराने वाले को हटा दिया जाए। The layoff are expected to shrink to 62,000 positions, lopping off nearly quarter of staff, 10,000 jobs through layoff and another 10,000 workers who took early retirement. तो मतलब अराउंड 62,000 पोजीशन घटने वाला है, क्योंकि 10,000 का ले ऑफ हो गया है और 10,000 ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है, जिसकी वजह से 62,000 जो सीट्स है वो कम हो रहे हैं। द प्लान वुड कंसोलिडेट एजेंसी दैट ओवरसी बिलियंस ऑफ डॉलर फॉर एडिक्शन सर्विस एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अंडर ए न्यू ऑफिस कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर ए healthy America. Most of the staff cuts today at the Center for Disease Control and Prevention seems designed to narrow the agency. तो मतलब ये जो ले ऑफ हुआ है वो जो नया एजेंसी बन रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बन रहा है हेल्थ सेंटर, मतलब एडिक्शन सर्विस एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे कट ऑफ करने का स्टाफ का, तो जिसके लिए इतने सारे कट ऑफ हुए हैं। They may as well be remaining the Department of Disease because their plan is putting lives in serious jeopardy. Democratic Senator. तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो अमेरिका अपने
हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के विभाग से FDA, CDC एंड NIH जैसे हाई प्रोफाइल एजेंसियों में से काफ़ी कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा। तो ट्रंप प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग में पुनर्गठन की योजना शुरू कर दी है। ड्यू टू पुनर्गठन मतलब रीस्टैब्लिशमेंट के कारण इन्होंने बहुत लोगों को निकाला है और फिर नए लोगों को भर्ती लेंगे। तो जिसके तहत कई अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों में 10,000 कर्मचारियों की सामूहिक ले ऑफ किया गया, ग्रुप ले ऑफ। मंगलवार को सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से निकाल लिया गया। उन्होंने अपनी ऑफिस बिल्डिंग में प्रवेश करने नहीं दिया गया। स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग मतलब HHS की बड़े पैमाने पर नौकरी में कटौती की योजना में खाद्य एवं औषधि प्रशासन जो स्पेशली है FDA, CDC मतलब रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र और राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जैसी हाई प्रोफाइल एजेंसियों से छटनी किया गया। जो स्वास्थ्य के सचिव है रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर द्वारा पहले घोषित किए गए ये मास रीस्ट्रक्चर प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क की संघीय सरकार मतलब जो मिला हुआ सरकार है को छोटा करने और सरकारी दक्षता विभाग जो नया निकाला है जो विभाग है डॉज, तो उसके माध्यम से खर्च में कटौती करना है, इसलिए ये निकाला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ जैसे कि श्रिंक टू 62,000, तो 62,000 लोगों तक ये घट के आ जाएगा क्योंकि 10,000 लोग जॉब से निकाल दिए गए, 10 ने मतलब अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। इससे 20,000 लोगों की जॉब खत्म हो गई और जो 82,000 जो पहले कर्मचारी थे वो घट के आ गए 62,000 पे। तो कैनेडियन एक्सपर्ट पोस्ट में कहा हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है, लेकिन वास्तविकता स्पष्ट है, हम जो कर रहे हैं वह काम नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए पुरानी बीमारी को रोकने के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर्मचारियों को जाना आवश्यक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्या है। डिमोलिशन इन प्रयागराज इनह्यूमन एंड इलीगल। शॉक कॉन्साइंस से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ₹10 लाख ईच इन 6 वीक्स। तो ये मामला 2021 का है। क्रिटिसाइजिंग द डेमोलिशन ऑफ सम हाउसेस बाय लोकल अथॉरिटी इन यूपी प्रयागराज इन 2001 एस जो डिमोलिशन हुआ था उसे सुप्रीम कोर्ट ने इनह्यूमन एंड इलीगल करार दिया है। The Supreme Court on Tuesday said the high-handed manner in which this was done shocks our conscience. It directed the Prayagraj Development Authority to pay ₹10 lakh to each of those affected within 6 weeks. तो जिनके घर गिराए गए हैं उन्हें 10 लाख रुपये ईच मिलेंगे। कब तक 6 हफ्ते में। The bench of Justice A.S. Oka and Ujjwal Bhuyan was hearing an appeal against the Allahabad High Court decision on March 8, 2021 to dismiss the clutch of petition against the demolition carried out the previous day. The petition included a professor, a lawyer and 3 others. तो जो 8 मार्च 2021 को हाई कोर्ट के जो बेंच पे जो जजेस थे वो A.S. ओका और उज्जवल भुयान इस अपील को सुन रहे थे, तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया था क्योंकि जो अपील था उसमें कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं था जिसकी वजह से ये घर गिराया जाए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये जो बुलडोजर एक्शन था इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। तो
ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाई और इसे इनह्यूमन, अमानवीय और इलीगल बताया। जस्टिस अभय एस अशोका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा, देश में लोगों की रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। प्रयागराज प्रशासन ने 2001 में गैंगस्टर अतीक प्रॉपर्टी समझकर एक वकील, प्रोफेसर और 3 अन्य के मकान गिरा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की थी। ये वो लोग हैं जिनके मकान तोड़े गए थे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी याचिका ठुकरा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। तो अब 6 हफ्तों के भीतर में जो जिनके घर टूटे थे उन सबको मुआवजा मिल जाएगा। और ये जो फोटो है इसमें जो लड़की भाग रही है ये उस वक्त 8 साल की थी, आज के टाइम पे ये 12 साल की हो गई थी। तो ये उस लड़की का सपना था कि ये IAS अधिकारी बनना चाहती है। अब आते हैं अगले न्यूज पे, मेकिंग हर वे। पटना यूनिवर्सिटी का ये मैटर है। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हैज बीन लॉन्च फॉर बिहार टॉलेस्ट लीडर, इट्स नाउ ए यंग वुमेन क्लब। तो पटना यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हुए थे वो इस बार वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा वोट मिले हैं, तो इसलिए इसको बोला जा रहा था कि यंग वुमेन क्लब है। इन फरवरी व्हेन बीजेपी रेखा गुप्ता वाज नेम्ड द दिल्ली CM, Congress Alka Lamba reached across the aisle with a photograph from their student politics days in Delhi University. In 1995, Lamba had been Delhi University Student Union President, SN NSUI मतलब National Student Union of India leader, while Gupta was the General Secretary representing the APBP. तो जब फरवरी में दिल्ली की जब मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, तो जो कांग्रेस के अलका लांबा है उन्होंने एक फोटोग्राफ शेयर किया जहाँ पे अलका लांबा और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक ही मंच पे खड़े हैं और वहाँ पे अपने पॉलिटिक्स के दिनों की झलकियाँ दिखा रहे थे। तो 1995 में जो अलका लांबा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट यूनियन है उनकी प्रेसिडेंट थी और NSUI की लीडर थी। और उसी टाइम पे रेखा गुप्ता जो ABVP पार्टी है स्टूडेंट की उनकी जनरल सेक्रेटरी थी। और 30 years later in another state where women's political participation has been limited at best, the Patna University Student Union election has thrown up a memorable result. Women have claimed 3 of the top 5 positions for the first time in the university history. तो रेखा गुप्ता जो लंबा पोस्ट था और वो 1995 में जब बनी थी उसके एग्जैक्टली 30 साल बाद किसी और राज्य में वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक अलग ऊंचाइयों पे चला गया, जहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन है उनका इलेक्शन हुआ और उनका रिजल्ट आया तो वो एक यादगार रिजल्ट रहा, यहाँ पे टॉप 5 में से जो 3 है वो वुमेन है। और ऐसा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। द सक्सेस ऑफ दीज वुमेन स्पीक्स नॉट मेयरली ऑफ पर्सनल अचीवमेंट, as Bihar CM नीतीश कुमार has said, reflects women's empowerment in Bihar. तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये कोई पर्सनल अचीवमेंट से कम नहीं है कि महिलाएं वहाँ पे जीती है और ये एक वुमेन एम्पावरमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एंड इंक्रीजिंग सोशियो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी that is a result of development politics such as Jivka program under the Bihar livelihood scheme, 50% reservation for women in पंचायत इलेक्शन। तो जो पंचायत इलेक्शन है वहाँ पे
वहाँ पे 50% जो रिजर्वेशन है वो महिलाओं का है, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत एंड कुमार साइकिल स्कीम दैट सॉ इंक्रीज द फीमेल इन्वॉल्वमेंट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और जो फीमेल इन्वॉल्वमेंट है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो इंक्रीज हो रहा है। Over the last 2 decades, women engagement with the politics process has also undergone significant changes. तो पिछले 20 सालों में, मतलब 2 डिकेड में, जो महिलाओं का पॉलिटिक्स की तरफ मतलब अट्रैक्शन है वो बढ़ा है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वही एक तरीका है, जिन्हें अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो वो जा सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं कि आप पॉलिटिक्स में कैसे जाना है, इस पर बताया गया हो। अब मान लीजिए कोई आपको यूपीएससी निकालना है तो उसके लिए एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, या बैंक में जाना है उसके लिए भी एग्ज़ाम होते हैं। पर अगर पॉलिटिक्स में जाना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ना ही कोई क्वालिफिकेशन होती है। वहाँ पे है कि आप जो कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शंस होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे जीतते हैं, तो इससे आपको आगे का रास्ता खुलता है। In the 2020 assembly election, for instance, the total turnout of female voter was 59.7% compared to 54.6% मेल टर्नआउट। तो जो 2020 में वहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें 59.7% फीमेल वोटर्स थे और 54.6% मेल वोटर्स थे। ऑन दी अदर हैंड 378 women who contested the election, only 26 were able to make it to the legislative assembly। तो मतलब जो इलेक्शन में 371 महिलाएं खड़ी थी उसमें से सिर्फ 26 ने चुनाव जीता और असेंबली में गए। तो आते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला है स्पेस एक्स से रिलेटेड। तो SpaceX launches Fram 2 polar orbiting mission. SpaceX Falcon 9 rocket gets launched with 4 commercial astronauts on the Fram 2 polar mission at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida on Monday. The private astronaut, led by a crypto entrepreneur, will orbit Earth from pole to pole, a novel trajectory in which no human have traveled before. Maltese investor Jun Wang is the bankroller and the commander of the SpaceX mission. ठीक है। तो इसमें जो स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है वो 4 कमर्शियल एस्ट्रोनॉट को लेकर फ्राम टू पोलर मिशन पे जाएगा। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में है। ये एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट होंगे जिनका किसी भी मतलब स्पेस एजेंसी से कॉन्टैक्ट टच नहीं होगा और ये पोल से पोल तक ट्रैजेक्टरी करेंगे। तो मान लीजिए ये अर्थ है, ये इनका इक्वेटर है, ये पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जो नॉर्मल होता है सैटेलाइट हो गया या स्पेस स्टेशन हो गया वो ऐसे जाता है, ऐसे ट्रैवल करता है जो कि इक्वेटर के पैरेलल होता है। पर ये जो स्पेसएक्स ने भेजा है फ्राम टू पोलर ऑर्बिटिंग मिशन, ये जाएगा आपका पोल से पोल, मतलब ऐसे ट्रैवल करेगा। तो ऐसा किसी इंसान को लेकर पहले ट्रैवल नहीं किया गया था, ये पहली बार ट्रैवल किया जा रहा है पोल से पोल तक, जिससे पोल पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सब बारे में जानने में सहायता मिलेगा। तो इस मिशन के जरिए क्या हासिल करना है? इस मिशन के जरिए ऐसा हासिल करना होगा जो अब तक किसी भी पेशेवर अंतरिक्ष यात्री ने भी नहीं किया है, यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक पृथ्वी की परिक्रमा करना। तो ये यात्रा है 3 से 5 दिनों का है, 3 से 5 दिन की यात्रा है, ठीक है। तो इसके दौरान अंतरिक्ष यान कम से कम 267
माइल ट्रैवल करेगा, माइल की ऊंचाई पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक बार बार ट्रैवल करेगा। ये हाइट है उसकी, मतलब धरती से 267 मिलियन ये माइल ऊंचे पे ये उड़ान भरेगा और हर एक रिवॉल्यूशन 46 मिनट में पूरा करेगा। तो जो स्पेस स्टेशन इक्वेटर के पैरेलल में घूमते हैं, तो पर उससे जो ध्रुव पे हो रहा है, यहाँ पे क्या मौसम है, क्या चल रहा है, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि जो स्पेस स्टेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वेटर के पास घूमते हैं। तो भूमध्य रेखा पर परिक्रमा करने वाले जो अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार जो भी अगर अंतरिक्ष यात्री है, वो बर्फीले ध्रुवीय क्षेत्र दिखाई नहीं देते। तो ध्रुवों को सबसे करीब कोई भी चालक दल वाला मिशन 1963 में एक बार हुआ था। सोवियत युग की वोस्टोक 6 ने उड़ान के जरिए वो किया था, पर उससे कुछ हासिल ऐसा नहीं हो पाया था। तो ये पहली बार होगा जो आदमियों के साथ कोई ऐसा मिशन लॉन्च हो रहा है जो किसी स्पेस एजेंसी से रिलेटेड नहीं है। ये प्राइवेट एस्ट्रोनॉट सब है जो स्पेसएक्स के साथ मिलकर ये पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।